नमस्कार, स्वदेश 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 2 टॉप महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनसे यौन उत्पीड़न के सबूत मांगे और दिल्ली पुलिस ने अपनी नोटिस में महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के सबूत के तौर पर फोटो, ऑडियो या वीडियो जमा कराने को कहा है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर छाती छूने और पेट पर हाथ फेरने और जबरन जोर से गले लगाने के आरोप प्राथमिकी में लगाए हैं। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार कथित रूप से यौन उत्पीड़न की ये घटनाएं 2016 से 2019 के बीच 21 और अशोक रोड पर मौजूद WFI दफ्तर में हुई, जो बृजभूषण शरण सिंह का सरकारी आवास भी है, और विदेश में टूर्नामेंट के दौरान भी हुई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 5 जून को महिला पहलवानों को CRPC की धारा 91 के तहत ही अलग से नोटिस जारी किया गया और उन्हें जवाब देने के लिए 1 दिन का ही समय दिया गया था। एक पहलवान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे पास जो भी सबूत थे हमने उसे पुलिस को सौंप दिया है। हमारे पास एक रिश्तेदार ने भी पुलिस को वो सबूत दिए हैं और जो उनसे मांगे गए थे। शिकायतकर्ता में से एक ने प्राथमिकी में उल्लेख कराया है कि विदेश में एक बड़ा पदक विजेता जीतने के बाद से ही उसे 10 से 15 सेकंड तक जबरन कसकर गले लगा दिया था। पहलवान ने दावा किया कि टटोले जाने से बचने के लिए तब उसने अपना हाथ अपने पास ही रख लिया और जिसके बाद से उसने इस पहलवान से इस घटना की भी तस्वीर मांगी है। बता दें आपको कि 7 जून को सरकार के साथ हुई बातचीत में पहलवानों ने 15 जून तक अपना विरोध प्रदर्शन रोकने पर सहमति व्यक्त की थी और तब पहलवानों और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच करीब 6 घंटे की लंबी वार्ता हुई थी। बातचीत में फैसला लिया गया कि 15 जून तक पहलवानों के आरोप मामले में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर कर देगी। दिल्ली पुलिस ने भी इसी समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए शिकायतकर्ताओं से कथित घटनाओं की तारीख और समय, कुश्ती संघ के कार्यालय में बिताए गए समय, उनके रूममेट्स और अन्य संभावित जगहों के नाम, खासकर जब वे विदेश में थे, प्रस्तुत करने के लिए कहा है। पुलिस ने उस होटल का ब्यौरा भी मांगा है जहां एक पहलवान WFI कार्यालय का दौरा करने के दौरान ठहरी थी। पुलिस ने एक पहलवान और उसके रिश्तेदार से भी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित रूप से मिले धमकी भरे कॉल का विवरण देने के लिए भी कहा है। रिश्तेदार को अलग से नोटिस जारी कर धमकी भरे कॉल से संबंधित वीडियो, फोटोग्राफ, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट की मांग की गई है और इन नोटिस पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के हस्ताक्षर है। बता दें कि जनवरी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने भी पीड़ितों से ही ऑडियो और वीडियो सबूत सौंपने को कहा था। वहीं दूसरी ओर सरकार की अपील पर पहलवान 15 जून तक विरोध प्रदर्शन स्थगित करने पर राजी हो चुके हैं। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर धरने पर बैठे थे। सरकार ने इन्हें 15 जून तक पूरी होने के लिए इंतजार करने को कहा और जिसके बाद से 1 हफ्ते के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमत हुए। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब पहली बार विरोध हुआ तब इसे हरियाणा के पहलवानों तक सीमित मुद्दे के तौर पर देखा गया और इस विरोध प्रदर्शन से राज्य के ज्यादातर जाट समुदाय के लोग जुड़े थे और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शुरू में सत्तारूढ़ भाजपा इसे लेकर चिंतित नहीं थी क्योंकि उसने राज्य में खुद को गैर जाट निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत पाया। हालांकि जल्द ही इस आंदोलन की गूंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाट और बहुल क्षेत्रों तक पहुंच गई। भाजपा को एहसास हो गया कि हरियाणा में जाट फैक्टर को नजरअंदाज करना उसे भारी पड़ सकता है क्योंकि यूपी में जाटों के बीच उसके समर्थन में आई गिरावट का उसे नुकसान झेलना पड़ा है। पहले तो बीजेपी ने यादव फैक्टर को नकारने के लिए जाटों का इस्तेमाल करके बढ़त बनाई थी, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में जाट आधारित रालोद काफी मजबूत होकर आ गया है। नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों के पदों के लिए हुए चुनाव में भी रालोद और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जाटों का समर्थन नहीं मिला और इसके साथ ही भगवा दल ने जाट बहुल जिलों में 56 नगर पालिका अध्यक्ष सीटों में से केवल 20 और 124 नगर पंचायत अध्यक्षों सीटों में से 34 सीटें ही जीती। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेना चाहती है। ऐसे में राज्य के जाटों की नाराजगी की खबर पार्टी के लिए चिंताजनक रही।
यूपी में जाटों की संख्या पश्चिमी जिलों में ज्यादा है और जो मुख्य रूप से बताते चले आपको कि गन्ने की खेती करते हैं और ये राज्य के सबसे अमीर कृषक समुदाय है। करीब 12 लोकसभा और लगभग 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का खास असर है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट कुल मिलाकर लगभग 40 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जाट समुदाय के लोग यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैले हुए हैं और राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी के तहत आते हैं। लोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे गुट जननायक जनता पार्टी ने चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन किया और हरियाणा में सत्ता में है और दूसरी ओर यूपी में चरण सिंह द्वारा बनाए गए राजनीतिक आधार का इस्तेमाल सबसे पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के चलते जाट भाजपा की ओर जाते नजर आए। इस बीच रालोद की मजबूती और सपा से उनकी नजदीकी ने भगवा दल की चिंता बढ़ा दी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी आज की तारीख में जाटों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती है। ऐसे में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लंबे समय तक नजरअंदाज कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। मालूम हो कि पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 5 घंटे तक बैठक चली थी और इसके बाद पहलवानों ने कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेगी। मीटिंग में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र सिन्हा मौजूद थे। साक्षी मलिक ने कहा कि हमें बताया गया था कि पुलिस जांच 15 जून तक पूरी हो जाएगी, तब तक हमें इंतजार करने और विरोध स्थगित करने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ 28 मई को दर्ज प्राथमिकी भी वापस लेगी। साक्षी और पुनिया दोनों ने कहा कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने सरकार के अनुरोध पर ही अपना विरोध 15 जून तक स्थगित किया है। यही जीती। आपके क्या विचार है ब्रिजभूषण मामले को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।